So we are here today again with a new video, and that is a very important age of Chaucer. I hope आप लोगों ने सबने पुरानी सारी वीडियोस देखी हैं और जितने भी मुझे अभी तक के कमेंट्स मिले हैं, जितने भी लाइक्स मिले हैं, जितने भी मुझे फर्दर व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिले हैं, टेलीग्राम पे हमें बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है फॉर द वर्क। फेसबुक पे आप लोगों के कमेंट्स ने हमें बहुत मॉरली बूस्ट करा है। सो हेयर आई एम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, दैट इज जॉफरी चौसर। हम लोगों ने अभी तक की जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको जॉफरी चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स तक सारा करवा दिया था, लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं जॉफरी चौसर। जितना भी इसके बारे में पढ़ा जाए उतना कम है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत इन डेप्थ आते हैं। ये जो टॉपिक है दैट इज द फर्स्ट टॉपिक जिसको हमें बहुत डिटेल में करना है। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स थे उसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिसे हमें बहुत डिटेल में करना है। अब चाहे मैं एलटी ग्रेड की बात करूं, चाहे टीजीटी की बात करूं, पीजीटी की बात करूं, आपके एचटेट, डी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट, केवीएस, किसी भी एग्जाम की टीचिंग से रिलेटेड मैं बात करती हूँ। इवन यूपीएचसीएससी के एग्जाम में भी चौसर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हम लिटरेचर की बिगनिंग मानते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। सो डेफिनेटली आपके स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी मेंस के अंदर ये टॉपिक आपका फर्स्ट दे रखा है। इन सभी में ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आज ये टॉपिक यहाँ पे लेने के पीछे रीजन यही है क्योंकि आपके मेन सारे एग्जाम्स आ रहे हैं एंड उसमें डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जितने भी आपके अभी तक एग्जाम्स हो रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, नेट, जो कोई भी है वो सब ऑब्जेक्टिव मोड पे है, बट जीआईसी मेंस का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव मोड पे है। यू हैव टू राइट द आंसर्स इन सब्जेक्टिव वे। तो प्लीज बी कॉन्शियस आप क्या लिख रहे हैं। डू मोर प्रैक्टिस फॉर द सब्जेक्टिव राइटिंग। आंसर टाइप राइटिंग्स के अंदर आपको करना है। 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर बहुत लेंथी आंसर्स जाते हैं। योर लैंग्वेज विल आल्सो बी चेक्ड अलोंग विद द नॉलेज ऑफ लिटरेचर। ये ध्यान रखिएगा। जितने भी जीआईसी के आपके क्लियर्ड कैंडिडेट्स हैं हु आर टेकिंग द मेंस एग्जाम, वो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी जज होती है अलोंग विद द सब्जेक्टिव नॉलेज। Okay, so all the best first of all, and let's start with Geoffrey Chaucer, who is the main writer of our medieval English period. Geoffrey Chaucer, this age is known as age of Chaucer because this is the considered time period for him. We know that we don't have a surety about his birth and death year, so we used to take it as 1340 to 1400 only. कि हमें इसको यही कंसिडर किया गया है। इसलिए बहुत सारी बुक्स में आप यहाँ पे सी देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क देखेंगे, जस्ट बिकॉज दीज आर द सिंबल्स फॉर नॉन कन्फर्मिटी कि इट्स नॉट कंफर्म्ड, इट इज जस्ट अ गेस ईयर्स। ओके, नाउ जॉफरी चौसर की अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो पर्सनल लाइफ में हम देखेंगे कि लाइफ के हमें 2-3 पॉइंट्स हैं केवल पर्सनल पे जिसे हमें फोकस करना है, नॉट मोर देन दैट। फर्स्ट, he was a son of a wine seller. Second, his wife's name was Philippa Royd. ठीक है, तो Philippa was the wife who was the attendant of her elder sister Blanche, and the husband of Blanche becomes a patron of Geoffrey Chaucer. So this is how his career of being a poet, career of being a literary person gets on high, gets on ऊपर चढ़ा इसका करियर इसी के ब्रदर इन लॉ के पेटर्न बनने के बाद, who was a duke. So first information which we need is wife Philippa Royd, sister-in-law that is Blanche, brother-in-law and patron. This is very important, that is Duke John of Gaunt. We all know he is the patron. He used to ask him that what to write, what not to write. He used to give him topics. He used to give all the finances for his fame and for the publication.
तो जॉन ऑफ गॉन्ट इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करके इसके पेटेंट थे एंड ही यूज्ड टू गिव हिम द प्लॉट टू ग्रो। ओके, नाउ इसके बाद जो हमें जॉफरी चौसर की इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये कि इसकी राइटिंग्स, इसकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, मेन जितनी भी राइटिंग्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वी यूज्ड टू डिवाइड द राइटिंग्स ऑफ जॉफरी चौसर इन 3 phases. So let me rub this and I will give you the details of the 3 phases of his writings. अब हम करेंगे इसका फर्स्ट फेज ऑफ चौसर्स राइटिंग। ठीक है, चौसर्स राइटिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, that is according to the rule of kings. So first phase is basically known as French phase. फर्स्ट फेज इज नोन एज फ्रेंच फेज। अब इस टाइम पे कौन सा रूलिंग राइटर था, सॉरी कौन सा रूलिंग किंग था जिसके लिए हमें इसको फ्रेंच फेज बोला जाता है? सो इट वाज किंग एडवर्ड III। किंग एडवर्ड III। But what is the reason? King Edward III was an English king. Now, why this phase is known as French phase? Because King Edward III knew that he is a poet. He can be sent to France as a spy. So he sent Geoffrey Chaucer to France as a spy in the disguise of a scholar. कि वो एक स्कॉलर के डिस्गाइज में, स्कॉलर के भेष में उसको एक जासूस बना के फ्रांस में भेजा गया था। रीजन क्या था उसका? 100 ईयर वॉर चल रही थी एंड इनको वहां की पॉलिसीज जाननी थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस वजह से। अभी तक की तो जितनी भी लड़ाइयां थी वो इंग्लैंड ने जीती थी, लेकिन कुछ एक बैटल्स फ्रांस भी जीत रहा था, तो ऑब्वियसली वहां की इंफॉर्मेशन के लिए इन्होंने चौसर को यूज किया था और उसे वहां पे भेजा था। तो जस्ट बिकॉज ही वेंट टू फ्रांस, he read many of the French book, he translated them, he wrote about it, and that is why this complete phase of writing is known as French period. So King Edward III sent him to France. अब ये पीरियड कितना कहलाएगा? फ्रेंच पीरियड जो कहलाएगा that is of King Edward III तक का पीरियड यहाँ पे कहलाएगा। King Edward III का पीरियड था 1327 to 1377 और यही यहाँ तक का पीरियड ही फ्रेंच पीरियड कहलाएगा। इसकी राइटिंग का that is 1360 to 1377, that is known as French period of his writings. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्क आते हैं, आपको क्या पढ़ना है? Let's start with that. फर्स्ट वर्क जो इसके अंदर आएगा that is his first poem, रोमांस ऑफ द रोजेस। ये इनकी फर्स्ट बुक थी जो इन्होंने फ्रेंच वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी। कौन से फ्रेंच वर्क से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये बुक लिखी थी? दैट इज रोमन डे ला रोज। रोमन डे ला रोज बाय विलियम डी लॉरेस एंड ली म्यू। इन दोनों का वर्क था रोमन डे ला रोज। रोमन डे ला रोज इज अ फ्रेंच वर्क जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में विद द नेम रोमांस ऑफ द रोजेस एंड ही कॉल्ड इट अ ड्रीम एलेगरी। He called it a dream allegory. What is a dream allegory? Now ये एक जर्नल यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने हालांकि लैंगलैंड के वर्क को भी ड्रीम एलेगरी में पढ़ा था, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज ड्रीम एलेगरी? A dream allegory is in which a writer shows that he had a dream and he is interpreting it and writing it. तो यहाँ पे रोमन डे ला रोज पढ़ने के बाद he said I slept और जो मुझे ड्रीम आया मैं वो लिख रहा हूँ। लेकिन what is an allegory? Allegory means जिसके अंदर हम जो इमेजेस हैं वो बिब्लिकल या रिलीजियस और वर्च्यू, मॉरल, इन सब से रिलेटेड अगर हम इमेजेस को यूज करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एलिगोरिकल इमेजेस। यहाँ पे भी ड्रीम allegory, he had the images, he had the character, they are allegorical character, it means they are inspired from Bible and he wrote it as an interpretation of dream. So that is dream allegory. Roman de la Rose is the first work और उसने उसको क्या बोला था? ड्रीम एलेगरी। बिकॉज देखिए आजकल हम लोग
प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए या उसको करने के लिए क्या करते हैं, उस चीज को रीराइट करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको अपने तरीके से लिख दे। चीजें एक ही है लेकिन उसे लिखा जाता है। पहले ये लोग क्या करते थे कि वो प्लेजरिज्म में ना आ जाए, कॉपी में ना आ जाए, उसे क्या बताते थे कि आई जस्ट रेड इट, आई स्लेप्ट, तो मुझे जो उससे रिलेटेड ड्रीम आया मैं वो लिख रहा हूँ, चाहे वो एज इट इज ही है, लेकिन दैट इज ड्रीम एलेगरी टू remove the piracy, to remove the plagiarism. Okay, second work जो इनका इसी के अंदर आता है, फ्रेंच पीरियड के अंदर ही आएगा। द सेकेंड वर्क इज डेथ ऑफ ब्लैंच। सेकेंड वर्क ऑफ दिस पीरियड इज डेथ ऑफ ब्लैंच और बुक ऑफ डचेस। ये वर्क जो है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि हिज सिस्टर इन लॉ वाज डचेस ब्लैंच, शी डाइड, एंड उनकी डेथ पे इनके पेटेंट जॉन ऑफ गॉड के कहने पर उन्होंने ये वर्क लिखा था। दिस वाज आल्सो अ ड्रीम एलेगरी इन व्हिच ही यूज्ड the images of animals like hind, panther and other wild animals. It's like the hind is a very lame animal, he is a innocent animal and it was hunted by panther and other wild animals by creating a trap. So such kind of image is being used, and that was also from some French sources, but इसका कोई fixed French source कहीं पे mention नहीं है. So it was also a dream allegory. He dedicated this book to his sister-in-law Blanche, the third wife of John of God. Okay, so this is the French period. Now after that I will give you the second phase of Chaucer's writing. Let me remove. So this is the second age, which is known as Italian age. Why it is known as Italian age? Again the reason is इस time पे आपके किंग आ गए थे, किंग रिचर्ड II, and this is also a time period of his rule. किंग रिचर्ड II ने इनको सेम तरीके से, बिकॉज जब इनको फ्रांस में भेजा गया था इन अ डिस्गाइज, तो ही गॉट कॉट, इनको पकड़ लिया गया था और फ्रेंच सोल्जर्स ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। द न्यूज वाज सेंट टू इंग्लैंड कि आपका एक स्कॉलर यहाँ पे स्पाई करता हुआ देशद्रोही के उसमें, ट्रेटर के उसमें पकड़ा गया है। तो एडवर्ड III ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ठीक है, मे बी ही मस्ट बी डूइंग, बट हमने उसे भेजा नहीं है, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने करती है। और इनका 16 पाउंड का एक रैंसम बोल सकते हैं, 16 पाउंड की पेनल्टी इनको देके और वापस छुड़वा के कंट्री में वापस बुलवा लिया गया था। एंड जब रिचर्ड II को ये सारी चीजें ऑब्वियसली व्हेन ही केम ऑन राइन एंड ही गेट टू नो कि ठीक है ये फ्रांस गए थे, इन्होंने स्पाई किया था और पकड़े गए थे, तो ही सेड नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस एंड नाउ यू शुड नो कि आपको बचना कैसे है। पहले किस गलती की वजह से पकड़े गए थे, अब की बार नहीं पकड़े जाने चाहिए। अब इन्होंने इनको इटली क्यों भेजा? 100 ईयर वॉर तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चल रहा था, लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आगे आ गई थी। इटली जो था वो फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, स्पेन इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था, टर्की इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था, रोम जर्मनी फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे। इस तरीके से सारी कंट्रीज लगभग इन्वॉल्व हो गई थी और ये 115 इयर्स का वॉर एक बहुत बड़ा वॉर बन गया था। इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नहीं कह सकते क्योंकि वर्ल्ड इसमें नहीं था, लेकिन पूरा यूरोप इसमें था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज्यादा इसमें लिटरेचर और डेथ्स हुई थी। तो इट वाज अ वेरी बिगेस्ट इंसिडेंट, बिगेस्ट इवेंट ऑफ यूरोपियन लिटरेचर और यूरोपियन हिस्ट्री। तो इस टाइम पे स्पाई करने के लिए, बिकॉज इटली वाज हैज शेक द हैंड विद फ्रांस, उन्होंने उसके साथ मिल गया था और इटली उसे सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को, तो इन्होंने इसको स्पाई करने के लिए भेजा था इटली। अब यहाँ पे जाने के बाद ही केम टू नो और ही केम इन कांटेक्ट विद मच ऑफ द लिटरेचर। सबसे ज्यादा लिटरेचर हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? पूरे यूरोप का अगर लिटरेचर निकला है तो कहाँ से निकला है? ग्रीक एंड रोमन। ग्रीक एंड रोमन मीन्स इटली। सारा लिटरेचर पुराना, अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड में 2 ही जगह सबसे पुराना लिटरेचर है, तो फर्स्ट आता है आपका इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर की रूट्स बहुत पुरानी है। हम लोग उसे टाइमलेस बोलते हैं क्योंकि हम राम के टाइम पे भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी, वेद पुराण क्रिएट कर दिए गए थे। तो राम का टाइम आता है आज से 10,000 साल पहले BCE में। तो हम अगर उस टाइम पे लिख चुके थे, तो ग्रीक लिटरेचर की जो हमें फर्स्ट बुक मिली है वो भी हमें 1500 BCE में मिली है, दैट इज ऑफ इलियड।
ठीक है, होमवर्क के वक्त हमें मिल गए थे, तो मतलब वो लोग भी, ये टाइम आपका चल रहा है 14th सेंचुरी 1400, अब इससे 1400 और बीसीई में जाके अगर ग्रीक लिटरेचर लिखा गया था तो वो सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ पे प्रिजर्व थे? कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम में। रोम वाज अ पार्ट ऑफ इटली, तो डेफिनेटली जब ये यहाँ गए तो ये एंशियंट लिटरेचर के कॉन्टेक्ट में आए, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग दैट लिटरेचर इन हिज ओन वर्क्स। ये वहां के इटालियन राइटर्स के कांटेक्ट में आए, ये इटालियन लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर के कांटेक्ट में आए, इन्होंने लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया। आपको इनका लिटरेचर बताने के बाद, चौसर का लिटरेचर बताने के बाद, आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट ग्रेट वॉवल शिफ्ट और चौसर्स कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो लिंग्विस्टिक्स की यूनिट है, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश की यूनिट है, उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में चौसर और बाकी राइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चौसर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था। ग्रेट वॉवल शिफ्ट फर्स्ट टाइम कब आया था, इसको मिडाइवल टाइम क्यों बोलते हैं लैंग्वेज का, मॉडर्न टाइम कौन सा था, इसके अलावा कौन कौन से राइटर्स ने कितने कितने वर्ड और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इन सब चीजों को नोट करके रखें। लेट्स स्टार्ट विद द लिटरेचर ऑफ दिस एज। ये 3 पोयम जो मैंने एक साथ लिख दी है विदाउट डिस्क्रिप्शन, एबीसी, कंप्लेंट एंड टू पिटी एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये 3 पोयम्स ऐसी हैं जिसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दीज पोयम्स कम अंडर द इटालियन पीरियड। एबीसी भी इन्होंने वापस फ्रांस से आने के बाद ही लिखी थी, कंप्लेंट एंड टू पिटी भी उसी टाइम पीरियड की आती है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज अ बुक जो कि आपके फ्रेंच और इटालियन पीरियड के बीच के एक फेज के अंदर आती है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स मतलब इट्स अ पार्लियामेंट, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ फाउल्स मींस बर्ड्स, उनकी पार्लियामेंट दिखाई है इन अ गार्डन। उस गार्डन की जितनी भी वॉल्स हैं उसके ऊपर फ्लावर्स की और रोमांसेस की जो है पेंटिंग्स बनी हुई है, एंड दे आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ लव। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? लव का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ दिस पीरियड, जो हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़नी भी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड, दैट इज हाउस ऑफ फेम। अगर इटालियन पीरियड का हम सबसे बड़ा प्रूफ देखते हैं, अगर इटालियन पीरियड का हम एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क देखते हैं, दैट इज हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। इट्स लाइक कि यहाँ पे इन्होंने बहुत लोगों को डेडिकेट किया है वर्क, बहुत लोगों से इंस्पायर होकर ये वर्क लिखा है। किस किस का नाम लिया है, कौन सी जगह है, व्हाट इज हाउस ऑफ फेम, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या चीजें हैं, हमें ये सारी चीजें इसमें हाउस ऑफ फेम में देखनी होगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ फ्यू टिप्स बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, मैं बहुत चीजें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बताऊंगी। हमें कोई भी वर्क अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमें क्या क्या चीजें इसके लिए देखनी होगी। सबसे पहले सोर्स। हाउस ऑफ फेम का सोर्स क्या है? हाउस ऑफ फेम का सोर्स है दांतेस इन्फर्नो, डिवाइन कॉमेडिया का बुक इन्फर्नो, उसमें से इसको लिया गया है कॉन्सेप्ट को। दैट इज अबाउट द 7 सर्कल्स ऑफ यूनिवर्स, और उसमें अर्थ का पोजीशन, अर्थ के पोजीशन पे ये किया हुआ है। हाउस ऑफ फेम क्या स्टैंड करता है? हाउस ऑफ फेम स्टैंड्स फॉर द टेंपल ऑफ वीनस, जहां पे जो भी पहुंचेगा ही विल बिकम फेमस। ठीक है, जो भी यहाँ हाउस ऑफ फेम पे पहुंचेगा, जो भी यहाँ इस टेंपल पे पहुंचेगा, दैट विल बी फेमस फॉर एवर। तो यहाँ ये हाउस ऑफ फेम जो है, इसको 3 चैम्बर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज गोल्डन चैम्बर, सिल्वर चैम्बर एंड ब्रॉन्ज चैम्बर, और उसी तरीके से बाहर 3 प्लेट्स लगी हुई हैं जिनके ऊपर उनके नाम है, ब्रॉन्ज, लीड एंड आयरन। सो दिस इज हाउ द डिविजन ऑफ हाउस ऑफ फेम। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब इसके बाद जो हमने मेन चीज देखा, दैट इज मीनिंग ऑफ द टाइटल। देन उसके बाद हमें देखना होता है सोर्स। सोर्स के बाद हम क्या देखेंगे कि इस बुक के अंदर कितने लोगों को, कितनी फेमस पर्सनालिटीज के नाम लिए गए हैं या किसका रेफरेंस है। तो यहाँ पे हमें इसमें हाउस ऑफ फेम में दूसरी चीज क्या देखनी है? रेफरेंसेस।
रेफरेंसेस किस किस के हैं? 4 नाम लिए हैं इन्होंने यहाँ रेफरेंसेस में, दैट इज दांते, वर्जिल, ओविड एंड होमर। ये 4 नाम इन्होंने यहां पे लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा? मीनिंग ऑफ द टाइटल, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड सोर्स। नाउ अब इसमें आएगा इसका डेडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इसका देखना है दैट इज डेडिकेट किसको किया हुआ है, डेडिकेशन। किसी भी वर्क में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये वर्क हाउस ऑफ फेम किसको डेडिकेट किया है? 3 राइटर्स को किया है, होमर को नहीं करा। दिस इज डेडिकेटेड टू दांते, ओविड एंड वर्जिल। इन 3 को डेडिकेट करा है, लेकिन इसने होमर को डेडिकेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? तो हाउस ऑफ फेम बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसीलिए मैं इसको डिटेल में ले रही हूं। हाउस ऑफ फेम इज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। लिखा किसके अंदर गया है? दिस इज रिटन इन हेरोइक कपलेट। दिस इज रिटन इन हेरोइक कपलेट में लिखा है एंड 4 बुक्स में डिवाइडेड है। दिस इज ऑल अबाउट योर हाउस ऑफ फेम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। इसके जितने पॉइंट्स मुझे ध्यान में मैंने आपको बताए। अब इसके अंदर हाउस ऑफ फेम में से आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है कि व्हाट आर द न्यू वर्ड्स चॉसर हैज यूज्ड इन दिस वर्क हाउस ऑफ फेम। कौन से नए वर्ड वो इटालियन लैंग्वेज से लेकर आया था या इटालियन लिटरेचर से उसने लिए थे और यहां डाले थे? दैट इज गैलेक्सी, यूनिवर्स, मिल्की वे, ठीक है, द सर्कल्स ऑफ यूनिवर्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। हेरोइक कपलेट में ये लिखा हुआ है। एक और चीज यहाँ पर जो इसके बारे में जानना हमें जरूरी है, दैट दिस इज अ ड्रीम एलेगरी। ठीक है, ये चीज हमें फिर से यहाँ पे आ जाएगी, दैट दिस इज अ ड्रीम एलेगरी। यहाँ पे चौसर को क्या आ रहा है? एक ड्रीम आ रहा है। ये गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल कौन है? इज अ like vehicle of goddess Venus, golden eagle। गोल्डन ईगल आया है और उनको उनके शोल्डर से उठा के लेके गया है। कहाँ पे? टेम्पल ऑफ वीनस में ले गया है। हाउस ऑफ फेम है जिसका नाम, और वहां पे ही इज सीइंग ऑल दीज पर्संस, दांते, वर्जिल, ओविड, होमर, इन सबको वो देख रहा है और अपने आप को भी यहाँ पे देखना चाहता है। टू गेट द परमानेंट फेम, टू बी अ पार्ट ऑफ द गोल्डन chamber. This is your house of fame. Now I will rub it and will give you the other literature of this period. So now we have done 4 important works of Italian period. Let's start with the next one. 5th work of this period is Troilus and Cresside. Troilus and Cresside. ये जो वर्क है that has a main source, इस वर्क का क्या होना चाहिए? आप लोगों के हिसाब से भी होमर का इलियड होना चाहिए, बट नो, ही हैज टेकन इट फ्रॉम बुक कैशियोस वर्क। ठीक है, उसके वर्क जो स्टोरी थी वहां से ये सोर्स लिया गया है। तो द रियल सोर्स ऑफ दिस वर्क इज बोकाशियो, who is an Italian writer. Boccaccio's work, the smitten love, the love is smitten, sorry. The love is smitten is the main source of this work. Though this story has a real source, जो उसका real source है, that is Homer's Iliad. ठीक है, अब इसमें क्या है? स्टोरी या बुक स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, 5 बुक्स किसमें लिखा गया है? राइम रॉयल, देन इसके बाद डेडिकेशन, ये बुक इसने डेडिकेट करी है अपने फ्रेंड को जॉन गोवर, टू whom he used to call मॉरल गोवर। इनको इन्होंने ये बुक डेडिकेट करी है। अब इस
के साथ क्या स्टोरी है, ही हैज डिस्क्राइब्ड द स्टोरी ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रिसीड दैट यू नीड टू रीड। अपना पूरा स्टोरी इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और इस स्टोरी में इसने लास्ट में क्या दिखाया, दैट क्रिसीड इज अ गर्ल ऑफ बैड कैरेक्टर, शी लाइक हर फादर एक्सेप्टेड द शेल्टर ऑफ अ ग्रीक कमांडर डिमॉइड एंड डियोमिडी भी बोलते हैं उसको, डियोमिडी या डिमॉइड का उसने शेल्टर एक्सेप्ट करा। एंड आफ्टर द वॉर बिकॉज शी वाज आल्सो कंफर्म कि एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। ट्रायलस की भी डेथ हो जाती है, सबकी यहाँ पे डेथ दिखाई है लास्ट में। एंड इट्स लाइक कि देयर इज नो न्यूज फ्रॉम क्रिसीड, तो इट मीन्स कि चॉसर हैज एक्सेप्टेड दैट शी इज अ फीमेल ऑफ बैड कैरेक्टर एंड शी इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अनदर मैन बिसाइड्स लिविंग द लव। उसने ये क्लेम किया था कि वो ट्रॉयलस को बहुत प्यार करती है और उन्होंने वो छोड़ दिया। और इन्होंने क्योंकि यहाँ पे क्रिसीड को क्रिटिसाइज करा है, तो जितनी भी रॉयल फीमेल इनके वर्क्स को पढ़ती थी उन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज करा। क्यों क्रिटिसाइज करा? क्योंकि बिना किसी रीजन या बिना किसी प्रूफ के वो एक लेजेंडरी फीमेल को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो इस वर्क के लिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ। रॉयल फीमेल्स ने, रॉयल फीमेल रीडर्स ने इनको क्रिटिसाइज किया कि यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, यू कैन नॉट कमेंट सच थिंग्स ऑन अ लेजेंडरी विमेन। उनको प्लीज करने के लिए उन्होंने इसी पीरियड में एक और वर्क लिखा, दैट विल बी द लास्ट वर्क ऑफ दिस पीरियड, दैट इज लेजेंड ऑफ गुड विमेन। लेजेंड ऑफ गुड विमेन इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड ही सेड कि नो आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द विमेन एंड देयर हिस्ट्री हु आर लव मार्टियर्स। कौन थी ये सारी की सारी फीमेल जो इन्होंने यहाँ पे ली थी? बेसिकली ही हैज चूजन 19 फीमेल लव मार्टियर्स टू राइट अपॉन, लेकिन he couldn't complete this work and he left this work in between। इन्होंने केवल the completed story, आप इसके लिए यही लिखेंगे, it is incomplete। 8 stories are completed, only 8 stories are completed out of 19। he started the 9th story but he couldn't complete it। तो this is your Italian phase जिसके अंदर आपके ये 6 वर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ट्रॉयलस एंड क्रिसीड एंड हाउस ऑफ फेम आर द मेन वर्क। लेजेंड ऑफ गुड विमेन के बारे में आपको इतना पता होगा तो भी सफिशिएंट है, बिकॉज ऑल द स्टोरीज हैव डिफरेंट सोर्सेज। तो मैं यहाँ पे कोई एक मेन सोर्स का नाम नहीं बता पाऊंगी। डेडिकेट इन्होंने इस वर्क को किसी को नहीं किया बिकॉज इट इज अ इनकम्प्लीट वर्क। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द थर्ड फेज, दैट इज इंग्लिश फेज, और उसका एक ही वर्क है, कौन सा? द मेन कैंटरबरी टेल्स। वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द डिटेल्स अबाउट कैंटरबरी टेल्स। आज की वीडियो में केवल यही तक ही, तो सेकेंड फेज तक आप इनको प्लीज कंप्लीटली पढ़िए और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कैंटरबरी टेल एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, बाय।